जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हमारे पास भी पूरा क्लासरूम जब भर चुका है और मैं माजरत चाहता हूँ जी, कुर्सियाँ साढ़े कोई नहीं है कोई नहीं। तो जिसमें माइक फॉरवर्ड करूँगा जी, जिसने को सवाल पूछना है ये माइक उसके पास आ जाएगा और जो भी आपका सवाल है वो आप एक एक करके पूछते जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं रिफा कॉलेज से रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ। 17 से 22 का बैच और अपना मेरा डेयरी का सेक्टर भी है 35 से 40 जानवरों का। तो बेसिक मेरा क्वेश्चन ये है कि सीमन सिलेक्शन के ऊपर क्या बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हम फोकस करना चाहिए। जब हमारे पास कैटलॉग आ जाती है तो हमने क्या क्या मेन चीज़ है जो लाजमी है हमारे लिए उसको देखना। अच्छा, मुझसे अगर आप इस पर पूछे ना पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो इकोनॉमिक इंडेक्स को करना है। मतलब आपके पास एक ऐसी गाय हो जो बाकी गायों के मुकाबले में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली हो। इस वक्त ना मौके की ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे एक गाय है जिसका फॉर एग्जांपल नेट मेरिट है 600 या 700। वो एक ऐसा जानवर है जो बाकी जानवरों से आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर ज़्यादा प्रॉफिट देता है। वो जो प्रॉफिट आना है ना जी आपके पास, वो जरूरी नहीं है कि दूध की शेप में आए, उसकी कई सारी शेप्स हैं। पहला है कि दूध बढ़ जाएगा, दूसरा है मेडिसिन कॉस्ट कम हो जाएगी, तीसरा एडवांटेज का खेती गबन भी हो सकती है, ज्यादा सुए दे सकती है। तो वो ओवरऑल आपको बाकी जानवरों से बेहतर रिस्पॉन्स देती है। 6 से 7 के दरमियान नेट मेरिट मेरे ख्याल में अगर मैंने अपने फार्म के लिए जानवर लेना ना, को बुल सेलेक्ट करना है, तो मेरी कोशिश होगी कि मिनिमम मैं 2500 टीपीआई मिनिमम पे जाऊं, नेट मेरिट मेरा 700 से ऊपर चला जाए। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स की बात करूं तो मेरी कोशिश होगी कि 350 से ऊपर उसका बीपीआई हो, कोई 350 से ऊपर HWI हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मैं देखूंगा। बाकी जो है ना आपका फर्टिलिटी, ओवरऑल फर्टिलिटी, वो प्लस पॉइंट्स हैं। अगर कोई बुल आपको इन फीचर्स के साथ प्लस फर्टिलिटी में मिल जाता, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सर। लेकिन इस वक्त बाकी जरूरत यह है कि गाय आपको ऐसी तैयार कर रही है जो आपको फ्यूचर में ज्यादा मुनाफा देने वाली हो, जो एक गाय 2 मजीद गायों का बोझ उठा सकती हो। ऐसा जानवर इस वक्त जो आप रखें अपने पास और बाद में आपको पता लगे जनाब ये तो अपना खर्चा भी उठा रही, वो बाकी कैसे उठाएगी। यानी मिनिमम आप कहते हैं 30 लीटर तो लाजमी होनी चाहिए। इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर जो आपकी टोटल फार्म की एवरेज है ना, वो 25 होना जरूरी है। मैं ओवरऑल फार्म की एवरेज की बात कर रहा हूँ। इसमें 30 वाले भी होंगे, 35 वाले भी होंगे, 40 वाले भी होंगे, 15 लीटर वाले भी होंगे। 25 लीटर बेयर मिनिमम है इस वक्त। सर मेरे पास क्रॉस ब्रीड का है और 22 चल रही है। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका तरीका वही है, सिलेक्शन ऑफ गुड सीमन। क्योंकि होने जब जो अच्छी जानवर है ना जी, वो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो गए। पहले ऐसे होता ना कि मार्केट से जानवर लिया करते थे ना, तो जानवर अपने पहले सूए के दूध में ना जी जो प्रॉफिट लेता था उससे वो अपनी मालियत उतार दिया करता था और खुद वो एक जानवर हमारे पास मौजूद होता था। अभी एक सूए के दूध से ना जानवर की मालियत नहीं उतरती। आप नहीं सोचो कि यार ये जानवर जो आ गया ना, इससे अगर हम बच्ची ले लेंगे तो हम जल्दी प्रॉफिट में चले जाएंगे। अभी गेम बड़ी प्रोफेशनल हो गई, पहले नहीं था ऐसे। डॉलर ने हमें तबाह कर दिया, ठीक है जी, हर चीज महंगी, दुगनी तिगनी महंगी हो गई। तो अब जरूरत इस अमर की है कि बजाय इसके कि आप मार्केट में जाएं 30 लीटर वाला जानवर ढूंढने, 10 लेकर आएंगे ना, उनमें से 6 30 करेंगे, 4 तो आना वैसे टोखा हो जाना। वो आप कहेंगे यार इन 4 को अगली दफा प्रेग्नेंट करके हम सेल करेंगे, आपका सर्कल तो गया। अब ये है कि जो आपके पास फार्म पे जानवर खड़े हैं ना, इन जानवरों पे जितना काम कर सकते हो इनको इंप्रूव कर लो। ये ही वक्त का जरूरत है। सर इंडिया का जो मॉडल है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ब्रीड। और मैं आपको ये लेकर देता हूँ, आप देखेंगे, आप इन पे 2-3 जनरेशन काम कर लें, किसी तरह भी वैरायटी गायों से कम परफॉर्म नहीं करेंगे, किसी तरह का। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। बाकी चीजें साथ में ही है कि आपकी दूध की अपनी सेल और बाकी के मामला जो हैं वो हमने 12 आपसे डिस्कस किए, ठीक है। मैंने वीडियो भी आपको भेजी थी, आपने मुझे ये एनिमे का और रोको का ये बुल का आपने तो यही पूछना था इनके क्या ऐसे मेन फीचर्स थे जिसकी वजह से आपने मुझे ये। देखिए, जब कोई बंदा हमें एनिमल्स की वीडियो भेजता है ना जी सर, हम उसमें उसके सिर्फ लीनियर ट्रेट्स चेक करते हैं। वीडियो देख के आप सिर्फ लीनियर ट्रेट्स चेक कर सकते हो। लीनियर ट्रेट्स क्या है? वो लत की मेरी है, स्ट्रेचर क्या है, एब्डोमिनल डेप्थ क्या है, उसके लंग्स की स्पेस कितनी है,
पतली चमड़ी है, मोटी चमड़ी है, उसकी पिन बोन किधर खड़ी है, ये थर्ल कैसा है उसका, ये सारी ये चीजें देख सकते हैं। जो उसका अडर का टेक्सचर है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अडर है, उसी में दूध आना है। एक जानवर का अडर इतना सा, उसमें कितना दूध भर लोगे, सवाल पैदा होता है ना। एक का इतना अडर है, कितना दूध भर लोगे, इसके एक का अडर इतना है, उसमें डेफिनेटली दूध ज्यादा आएगा। बर्तन आपके लिए पास बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर भी फिर आगे पॉइंट्स हैं कि कितनी अडर डेप्थ पे आपने जाना है, ठीक है। एक तो वीडियो देख के हम ये चीजें सेलेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमें अब चूंकि 13 साल हो गए काम करते को ना, जानवर देख के ना हमें अंदाजा हो जाता है उसके नीचे दूध कितना है। आप ही देखें, आप में से कईयों को अंदाजा हो जाता होगा, सिर्फ फोटो देख के पता लग जाता है कि इतना को दूध कर लेगी। फिर हम देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट जनरेशन को कितना इंप्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। उस हिसाब से जो है ना हम अपनी बुल की रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं फार्मर को कि आपके लिए ये जो फीचर है ना, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है सर। दूसरा सवाल मेरा है, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। तो आजकल जैसे ये मिल्क फीवर के केसेस भी हैं, तो मिल्क फीवर के केस के ट्रीटमेंट के अंदर जो मिल्फॉर्म सी है, ये जो और कैल्शियम सोर्स जो हमने आईवी करना होता है, उसकी एट अ टाइम जो डोज है वो हमने कितनी देनी होती है? यार ये जो है ना एक्सपीरियंस पे चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आप मुझसे पूछे, हम वलैती गायों में जब गायें बिल्कुल बैठ जाती हैं, हम 900 ml से कम नहीं करते। ठीक है, कट्ठी 2 लगाते हैं, लेकिन स्लो लगाते हैं। हाँ, वो इंशाल्लाह जब आप लोग फार्म्स पे जाएंगे ना, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ 2-3 ਮਰੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਣੀ सर जी। वही तो डर लगता वो जो फील्ड के वीज है वो कहते हैं सीधा 3-4 कट्ठियां ला दी, कुछ नहीं होता। लेकिन हमने जो पूरी याद रखें, कैल्शियम जब भी लगाना है ना, सेहतमंद जानवर को लगाना और स्लो लगाना है। बहुत ही कमजोर मारा मुक्का खत्म जानवर है ना, उसको कभी भी आईवी डॉक्टर साहब मेरे एक एनिमल को पिछले दिनों हुआ है, तो मैं मसा उन्होंने कह के स्लो कराई। टेम्परेचर तो क्यों ना सही है, जो लाना सही है जी सर। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ने, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ रेंज 4 भी होया। अच्छा, यहाँ पर ना एक कंसेप्ट है कि जैसे ही जानवर 98 पे खड़ा है ना, उसको मिल्फॉर्म सी लगा दो। एक कंसेप्ट है जी कि जानवर का टेम्परेचर जैसे ही डाउन हो, मिल्फॉर्म सी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं बताता हूँ। ये बेहतर है कि आप सर्दी के मौसम में ठंडी नहीं लगाएं। हम उसको हमेशा नीम गर्म करके लगाते हैं, पानी गर्म करके ना। हम कभी भी अकेली नहीं लगाते, हम 1-2 ग्लूकोज की बोतल में मिक्स करके लगाते हैं, स्लो खुद ही हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ 10%। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कैल्शियम हाथ में पकड़ ली, सीधी तरह जा रही है, जितनी मर्जी स्लो करें तेजी जा रही है। आप उसको 1000 ml वाली टेक्सट्रोज में मिक्स कर देना, फुल भी चला देंगे स्लो ही जाएगी। वो तेज कर दूं उसका मसला, वो जारी बात है, टाइम वो बीच में मिक्स होगी ना, वॉल्यूम बढ़ गया, आप कहाँ पे 450 जाना, आप कहाँ पे 1500 जाना है, फर्क तो पड़ जाना है। और इसको नीम गर्म करते हैं, नीम गर्म किए बगैर नहीं। सर मेरा नाम ताहिर महमूद हासनपुर तो मैं आया जी, ये सारे पुत्रों ਦਾ सो थोड़ा सा माइक पास कर लीजिएगा जी। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਚੁਲਸਤਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ EI ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਇhtiyat ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। देखिए मैंने ना टॉपिक ने 2 इस पे मैं इंशाल्लाह, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे ना जी किया था, मैं इंशाल्लाह आपको ना पूरे लिंक्स भी खरीदा है 1 ग्लास लीटर का। अच्छा, ठीक है, पूरा आपको ना मैं आपको सारे लिंक्स भेजूंगा, ठीक है। मैंने इस पे ना पूरे सेशन किए हुए हैं। सही। वैक्सीन कौन सी करनी है, नाम क्या है, कितनी लगानी है, किस जगह पे लगानी है। और जो दूसरा सवाल है ना, बच्चे पालने पे मैंने 2 सेशन किए हैं। पहले है 0 से 3 मंथ वाला, कैसे पालने, फिर 3 महीने से लेके गबन करने तक। वो मैं आपसे दोनों लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप उसको मुकम्मल तसल्ली से बैठ के कॉपी वगैरह लिखिएगा और बड़ी डिटेल में बताएं, बड़ी डिटेल में। अगर कोई और भी बंदा भी सुनना चाहता है मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। उसमें आपने कहा है कि मिनिमम आपने 3 महीने दूध पिलाना है जी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप उसको 7वें दिन जो है काफ है उसको ट्रेन कर लो और ज्यादा बंडा जो है काफ स्टार्टर वो उसको फ्री दे दो, जितना वो चाहे ले ले, तो आप 2 महीने बाद फिर दूध को स्किप कर सकते हैं। ये इस अप्रोच के बारे में आप क्या कहते हैं? सर्दी के मौसम में ना जी ऐसी अप्रोच अक्सर काम कर जाती है, ठीक है। गर्मी के मौसम में ना इतना नहीं करती। अगर आपकी शर्तें ये हैं कि बच्चे की जो इनटेक है ना काफ स्टार्टर की,
वो अगर तगड़ी हो जाए ना, तो फिर अगर दूध बंद भी हो जाए तो उन्हें महसूस नहीं होगा। यहाँ पर रिसर्चेज अवेलेबल हैं कि आप बच्चे की वीनिंग 45 दिन पे कर लें। ऐसे रिसर्चेज भी हैं कि आप इसको 2 महीने पे वीन कर लें। जी हमारे पास ना जी हमारे होती वलैती गई हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि 1.5-2 लाख का हमारा जमदा बच्चा है। हमारा फार्मर कहता है कि 1 महीने का दूध मिसाल के तौर पे आप छुड़ा लो, जहां पर 3 महीने बाद वीनिंग करनी है, अगर 2 महीने बाद करो पैसे कितने बचते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं तो 15,000 रुपया बचता है। वो कहते हैं ला दो। मैं ये 15,000 के पीछे अपना जानवर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, आप लगा दें। हाँ, लेकिन जब सेटअप बड़ा होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जेके डेयरी पे चले जाए, सालाना 1400 बच्चे आते हैं, वहां पे ये फर्क बहुत बड़ा है, करोड़ों में जाएगा। इसी तरह अगर काफ मिल्क रिप्लेसर की बात करें, हमारे पास फार्म्स पे अक्सर लोगों के पास बच्चे कितने, किसी के पास 10, किसी के पास 15, किसी को 20। जब वो मिल्क रिप्लेसर पे आता है ना, उसकी सेविंग बहुत थोड़ी बनती है। लेकिन जब एक बंदा जैसे को 500 बच्चे साल दे आने ने, उसकी सेविंग बहुत बन जाती है। फिर वो क्या करता है, फिर वो वहां पे एक डॉक्टर भी रख सकता है, वो वहां पे मशीन जो है जो आपके रिप्लेसर को मिक्स करती है वो भी रख सकता है, वो इसको मैनेज कर सकता है। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूं 10 बच्चे आपके पास हैं, डॉक्टर बच्चे हैं, तो रख लो, रखोगे आप? अफोर्ड ही नहीं करते ना, अब अफोर्ड ही नहीं करते कि यार 10 बच्चों में मैं डॉक्टर रख लूं, डॉक्टर को महीने बाद मैं 45-50 हजार दूं, तो यार एक बच्चा तो मेरा वो रिप्लेसर के जो पैसे बचने हैं उससे ज्यादा तो डॉक्टर खा जाएगा। इसलिए आपको जो फैसला करना होता है ना, वो अफोर्डेबिलिटी देख के करना पड़ता है। और आपने देखना कि सेविंग कितनी है आपकी। बट इफ यू कैन अफोर्ड, आपको 3 महीने जाना चाहिए। सर हम तो 3 महीने ही जाते 3 हैं, महीने। और हमारी कोशिश होती है कि सर्दी के मौसम में 115 किलो 3 माह पे, जी जी, वो तो गर्मी में हमारी कोशिश होती है कि 95 से 100 किलो पे वीनिंग करवाएं। और अल्लाह जानता है कि ये बच्चों की जो इन्वेस्टमेंट है ना, जी जी ये आपको रिटर्न बड़ा अच्छा होता है। मतलब मैंने अभी रिसेंट कैलकुलेशन की है, इस वक्त डॉक्टर साहब की मैं सेशन भी करूंगा इस पे, पूरी रिकॉर्डिंग की है कि बच्चे के पैदा होने से लेके 2 साल तक बच्चा जब वो देती है, उस पे आज के खर्चों के हिसाब से, आज का खर्च है, हमने उसकी कैलकुलेशन की है, तो हमें वो पड़ रही है 4.5 लाख में। तो मुझे ये बताएं, आज से 2 साल बाद वो कितने की होगी? 9 लाख दी आज है, 2 साल बाद किधर खड़ी होगी? पाकिस्तान में मैंने अपने 35 साल करियर में चीजें सस्ती होती नहीं देखी, उतने ही गई ने। जी। अभी मेरा यही एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास क्रॉस ब्रीड है, तो मेरे पास 20 जानवर थे, तो मुझे हर महीने खसारा आता है, 1 लाख 1.5 लाख का खसारा आता है। छोटे लेवल पे फार्म है, लेकिन जब से मैंने ये सेक्स सीमन का जो यूज़ है ये एग्रेसिवली शुरू किया है, तो अब ये जो 2022 गुजरा है उसमें मुझे ये 14 काफ मिले हैं। तो अब वो उनकी जो बज़ाहिर फिनोटाइप, आप वो तो डॉक्टर साहब जीनोटाइप बता सकते हैं, लेकिन वो बज़ाहिर मुझे लगता है कि वो अच्छे हैं, फिनोटाइप अच्छी लग रहे हैं, यानी कि ना ज़्यादा क्लोज है उस तरफ। तो वो एक मुझे सुख का सांस मिलता है, चले अच्छा कुछ तो कैपिटल इकट्ठा हो रहा है। देखिए सर, आपको ना फैसला करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है, अगर मैं आज डेयरी फार्म शुरू करता हूँ ना, अगर मैंने इसको एज ए कारोबार चलाना है, तो मेरा पहला टारगेट होगा कि 3 साल कंप्लीट करने के बाद मैं अपने फार्म को एक ट्रेडिंग सेटअप भी बनाऊंगा। आपके पास, जैसे हमारे पास एक फार्म है जी, 4 साल हो गए, हमने इस साल भी कुछ जानवर सेल किए हैं। अब इस साल हमारे पास माशाल्लाह 70 बच्चियां हैं जो प्रेग्नेंट बच्चा देंगे। दूध वाले जानवर कितने हैं? 100। फार्म की स्ट्रेंथ कितनी है? 250। अभी इस साल बच्चा कितने दे रही हैं बच्चियां? 70। हमने पूरा प्लान किया है कि हम 25 निकालेंगे, वो हमारी जरूरत की नहीं है। हमारा जितना फार्म पे कलिंग होती है ना, उतनी हम शामिल कर लेंगे मेन हर्ड में, बकाया जो ऊपर की है ना वो हम सेल करूंगा। उससे 2 फायदे होंगे। पहला एडवांटेज ये है कि एक तो मेरा फार्म एक सेलिंग सेटअप बनेगा, ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, लोगों को इसका पता होगा, मेरे गाहकी होगी, मेरे कस्टमर बनेंगे, अच्छी चीज दूंगा, ज्यादा लोग कस्टमर बनेंगे। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि आज के जमाने में अगर 25 जानवर में बच्चियां सेल करता हूं ना, तो सर मिनिमम जो है वो 2 करोड़ रुपया मेरे पास आता है। अब आप देखें, उस 2 करोड़ से मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं हो सकता 6 महीने का सैलरी बना लूं, मैं हो सकता पूरे साल का सीमन इकट्ठा कर लूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2 करोड़ हैंडसम अमाउंट फॉर 250 सेटअप किसी भी एनिमल के लिए बड़ी वैल्यू है। तो आप देख लें कि आप जमीन पर आ जाते हैं। ठीक है जी। हम सीमन कैसे पूरा करते हैं? हमारे अक्सर सेटअप्स में ना
हम सीमन महंगा महंगा लगाते हैं, पूरा वाला कैसे करते हैं, कलिंग के जानवरों का सीमन ले लेते हैं। अब इस आगे तो मैंने गायें निकाली, कुछ बच्चे निकाले, 5 बच्चे निकाले, कुछ 6-7 गायें निकाली, ठीक है जी। जो मेरे पास पैसे आए मैंने पूरा सीमन साल का ले लिया। अगर वो 10 जानवर निकाल के सीमन जो पैद मैंने लिया उससे मुझे आगे 100 गबरें मिल जाएं, उसमें 50 भी बच्चियां आ जाए तो 10 के मुकाबले में मैंने 50 का सौदा कर लिया। अकलमंदी नहीं है। बजाय इसके कि इन 10 को मैं अपने सर से लगा के रखूं कि यार बहुत सोहनिया ने, रंग बहुत सोहना है, इदी दादी ने सब साढ़े बच्चे ने दूध पिलाया सी, लोग यही बातें करते हैं ना। तो उससे होगा क्या कि अगली ब्रीड्स पे आपके पास पैसा ही नहीं होगा लगाने के लिए। और आपको पता कि आज सिचुएशन ये है कि लोग उधार नहीं देते, पहले हो जाया करता था, एक फोन करना कोई नहीं यार $25 दे रहा भाई, 2 दिन दे रहे करते थे, अब नहीं उधार करते। अब आपने पैसे देने हैं तो सीमन आना है। इसलिए इन एनिमल्स को आप ट्रेडिंग पे भी लेके जाएं। 3 साल के बाद इस सेटअप में आपको ये जगह बनानी पड़ेगी। ये कुछ चीज़ा पॉइंट्स हैं जो हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा ये कारोबार है। हम चाहते हैं कारोबार भी करें लेकिन करें अपने स्टाइल से, ऐसे नहीं होगा। अब डेरे डायरी वाला काम नहीं रह गया ये डेयरी फार्मिंग के डेरा, फिर डेरा डेरा ही है, फिर कारोबार तो ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यहाँ पे इतनी दूर आए हैं ना, इतनी एफर्ट के साथ आए हैं यहाँ पे, भाई आप पैसे बनाना चाहते हो, आपका दिल करता है कि आज आप अगर 20 जानवर हैं कल 40 हों, आप चाहते हैं कि नाज का किला भी खरीद लिए, आपकी जमीन बढ़ती जाए। आप सोचे ना कि इतनी देर से काम, आप चाहते हैं ना कि इतना काम आप करते आ रहे हैं, अब बाबा दाज से जमीनें तकसीम होती होते कहाँ मुरब्बा था आपके हिस्से में 4 किले आए। आप अपनी औलाद को क्या वो 4 किले ही देना चाहते हैं कि उनमें भी तकसीम होके कनाल कनाल रह जाए, या आप चाहते हैं कि मजीद एफर्ट करके उन 4 के 8 किले बने, उनके हिस्से में 2-2 तो आए ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज होगा क्या, शौक जो है ना सर करो, लेकिन साथ कारोबार की नीयत भी आपकी होनी चाहिए, उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। ये तो जी सर, फार्मर्स बंडा पाਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ सर हम वंडा खुद बनाते हैं। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ मैं ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਸੀਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲੋ 3200 4000 ਦਾ 4000 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 3600 ਦਾ देखिए मैं आपको ना जी 2 बातें बताता हूँ। मेरे साथ ना बहुत सारे दोस्त साहब रब्ता करते हैं, वो कहते हैं यार कि वंडा हम बना रहे थे महंगा बहुत हो गया, अब हम ना कोई कमर्शियल वंडा ले लें। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि यार ये जो कमर्शियल वंडे आप लेना चाहते हो, मुझे एक बात बताओ, ये आप सामान कहाँ से लेना चाहते हो? ये जो कमर्शियल वनडे वाले हैं ये अपना सामान कहाँ से लेते हैं? फ्रांस से लेते हैं, ब्राज़ील से लेते हैं, इटली से लेते हैं? तो जवाब है नहीं। तो भाई अगर आज के दौर में मक्की तो 75 दी लग रही है ना, तो उन्होंने भी 75 दी मिल रही है। बहुत कम कंपनीज होती हैं जिनके पास पूरे साल का मक्की का स्टॉक होता है, बहुत बड़े बड़े यूनिट होते हैं वो। वरना ज्यादातर आइटम जो है वनडे की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? अगर तो पूरे साल का स्टॉक हो तो फिर तो कीमत बढ़नी नहीं चाहिए। वनडे की कीमत इसलिए बढ़ती हैं कि वो भी अब मार्केट से ही लेके दे रहे होते हैं। तो ये याद रखें, अगर क्वालिटी बनेगी कुछ पैसे लग के बनेगी, लेकिन उसमें कम से कम ये श्योरिटी होगी कि आपके फार्म के मामला डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने जानवरों को यूरिया नहीं डालता, मैं अपने जानवरों को फक नहीं खिलाता। इसी तज़ीन डॉक्टर साहब साडा अड़ गया ना। हाँ जी, 4000 ਦਾ ਵੰਡਾ ਹੈ। हाँ जी 4000 ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ सर। देखिए ना मैं आपको ਸਵਾਏ ਫੱਕ सर मेरी गल सुनो ना, अज का रेट सुन लो। शीरा तो 60 चला गया, सोयाबीन 430, कैनोला 210, रेप सीड 187। ठीक है जी। जब आप वनडे ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਧੋਖਾ है जी सर, मैं इसकी भी वजह बताता हूँ। जैसे वनडे वालों ने रेट बढ़ा के 5000 किया, तुम वनडा छड़ देना, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ अभी छोड़ देना। डॉक्टर साहब एक नेकी में फिर आप पहल करें, हाँ। आप वंडा बनाए, हम सब आपसे परचेज करते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं वनडा बना लूँ तो कैसे वो सस्ता हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है। आप क्वांटिटी में बल्क में परचेज करेंगे, मतलब कोई आइटम्स है। अच्छा मेरी बात सुन ले, ये बताता हूँ, बल्क वाली कहानी सुन लो। ये बल्क में ना रेट का हार्डली 2 रुपए का फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं है कि मिसाल के तौर पे आपने सोयाबीन की गाड़ी लगवाई है, वो 430 की पड़ी है तो मार्केट 450, ऐसे नहीं है। अगर आप बल्क में चीजें परचेज करते हो ना, हार्डली आपको वनडे का 2 रुपए का फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब जो बोदरेक्शन होती है, मैं ग्लूटेन इकट्ठा करो, फ्लाम मिनरल्स वहाँ से इकट्ठे करने आए, वो फ्लां चीज़ नहीं मिल रही है, फ्लां चीज़ शॉर्टेज है। अगर आप बनाते हैं
ठीक है, अपना मकबूल प्रॉफिट रखें, हमें सेल कर दें आप, हमें कम तसल्ली तो होगी, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन तो होगी कि जो हम चीज डाल रहे हैं वो वाकई। चलिए आपके फिर सन दस दियो हाँ जी तो फर्ज को तुसी नहीं तुसी सन दस यार फलाने बंदे को ले लो तो ठीक बेहतर। सर, मैं इसमें आपको हल बताऊं क्या है। हाँ मेरे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो मुझसे वनडे का फार्मूला लेते हैं, हम उनको ना कस्टमाइज कर देते हैं और वो किसी से भी बनवा ले। जैसे एक मिसाल के तौर पे कोई भी ABCD कंपनी है, आप उनके डॉक्टर को मिले, उनको मैं ये फार्मूला है, मुझे बताओ कितने का बनेगा, नहीं लेकिन एक्सक्यूज मी, बन जाता है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको आप फार्मूला देंगे ना, आप अपनी मौजूदगी में खड़े होकर बनवा सकते हैं। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਦਾ ਦਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ अच्छा, अगली सुन रहे हैं। मैं सर जी आपका पॉइंट आ गया। सुने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ सर मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट आ गया। देखें, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ने 10 डंगर, ਤੁਹਾਡੀ महीने ਦੀ बोरियां 3, एग्जांपल दे रहे हैं, इनके पास है 5 जानवर। ये सोचता है कि यार मैं किसी को बोलूं कस्टमाइज करके मुझे बना दे, वो इसकी बात नहीं सुनेगा कि तेरी 2 बोरियां वहां से कितना कर लिए। हमारे पास तो मिक्सर ही टन वाला मिसाल के तौर पे 25 बोरियां निकालता है, मैं 80 बोरियां डाल के उसको जो है वो लो परफॉर्मेंस पे कैसे चला सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है। और उसमें हल भी है ना एक, जो अब आप लोगों को करना पड़ेगा। सर जी तुम पिंड वाले इकट्ठे भी तो सकते हो ना, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ इकट्ठे नहीं ना होते। ये माइक ले लें, माइक ले लें। मैं अच्छा मैं बड़ा सारा तो मैं कर अच्छा मैं तो जे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ मुझे ਲਾਂਗੇ पता सर, जब इत्तेफाक नहीं करेंगे तो झटके खाते रहेंगे। हाँ जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ हाँ। लेकिन मैं प्राप्त नहीं हिस्सा नहीं ऐसे ही है। ये कल्चर इधर है कि हमें सुकून ही तब आता है कि अगर मेरे पास टमाटर हैं हाँ। और आपके पास नहीं है, ऐसे मजा ही ही तब आता है, वो सालन ज्यादा टेस्ट। मेरा दिल चाहता कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੈਗ ਦਾ लेकिन इस बंदे में फार्मूला नहीं दस कि मैं आपके डंगर की लेकिन सर ये देखे ना, इस्लाम में तभी तो कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत है, ऐसी तो नहीं कह रही है। मैं दोबारा घूम के डॉक्टर 10 मिनट टाइम लेना, मैंने ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ठीक है जी, ठीक। ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ सर ਆਉਣਾ। सर ठीक ठीक ਮੈਂ ठीक ਬੜਾ YouTube ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक है जी, ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਦੀ बड़ी मेहरबानी, बहुत ਯਾਰ शुक्रिया ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ जी। ਇਹਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ सर ठीक, मैं दोबारा डर को आऊंगा नंबर सर। एड्रेस आपका पूरा ढूंढ जाएगा डाटा लाएगा नो डॉक्टर साहब तो थैंक यू। अच्छा मुझे भाई, ये जो क्रॉस ब्रीड होती है, हाँ। अब अच्छा चले मेरा जैसा तो कुछ, सर माइक ना पास कर लीजिएगा। तो उसमें ये है कि क्या लैब टेस्ट अवेलेबल हैं? जैसे मैं अब वंडा की सैंपलिंग करवाना चाहता हूँ, हाँ। प्लस जो मेरा जो ब्रीड प्रोजनी जो तैयार हुई है उसको मैं जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहता हूँ कि ब्लड लाइन कितनी प्योर होगी, कितने %। इधर हमारे टेस्ट नहीं हो सकते ऐसे कितने प्योर, तुसी गावां दी पुछण रहे हो। अच्छा कोई जेनेटिक टेस्ट भाई हालात ये है कि अगर किसी बंदे से कहते हैं ना कि ब्लड पैरासाइट का टेस्ट करवा लो, वो समझ नहीं आ रही कितों कराना है। किसी से कहो ना कि अपने जानवर का TB का टेस्ट करा लो, वो समझ नहीं आ रही कितों कराना है। तो इस वक्त जनाब मैं आपको इसका हल दे देता हूँ क्या है। जी जी मैं आ गया। जी 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 अच्छा, इसको बंद कीजिएगा जी। आज के इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजुमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम।